नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन दो खास मुद्दों की। किसानी या किसान और हिंदू और मुसलमान। क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये अहम मुद्दे बनने वाले हैं? हिंदू मुसलमान जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन किसानी को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर नुकसान के अंदेशे को देखते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का गठन भी किया गया। आंदोलन वापसी हो गई, किसानों की घर वापसी भी हो गई, लेकिन अब बटन दबाने की तैयारी हो रही है और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। पहले चरण में 58 सीट और दूसरे चरण में 55 सीटों पर बटन दबाए जाएंगे और यह वो इलाका है जहां किसान आंदोलन की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी। और जब किसान आंदोलन चल रहा था, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। और खास पश्चिम बंगाल में तमाम किसान नेता बंगाली नहीं जानते थे, लेकिन बंगाल पहुंच गए। किस लिए? बीजेपी को हराने के लिए, वोट की चोट करने के लिए। और इसी का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को था, पश्चिम बंगाल को रिपीट ना किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो कानून वापसी हो गई। अब 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, राकेश टिकैत नहीं, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के सिर्फ एक प्रवक्ता हैं। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने क्या कहा कि भाई हमारा तो आशीर्वाद है, हमारा समर्थन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को। ट्वीट भी किए गए समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से कि देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं नरेश टिकैत हमारे उम्मीदवारों को। तो ऐसा लगा कि फिर से वोट की चोट करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान नेता। संयुक्त किसान मोर्चा, इनमें से एक धड़ा पंजाब में खुद चुनाव लड़ने लगा है, संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया है, यह अलग बात है, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चलूनी को। लेकिन सीधा सीधा समर्थन, खलबली मची। अगले दिन राकेश टिकैत खुद सामने आए और रफू करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था कि समर्थन है, हम तो जी गैर राजनीतिक आंदोलन है, हमारे मन में किसी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है, किसी को हराने के लिए हम मैदान में नहीं उतर रहे हैं, ना ही ऐसी अपील करने वाले। गलत बयान निकाला गया नरेश टिकैत के बयान का। तो जब राजनीतिक बातें होती हैं, हर चीज में कहां राजनीति छिपी है इसका आकलन भी किया जाता है। थोड़ा पीछे हट रहा है क्या किसान मोर्चा भी, किसान नेता भी? संजीव बाल्यान कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उन्होंने भी नरेश टिकैत से मुलाकात की। नरेश टिकैत ने कहा ये तो भाई जैसे हैं, इनसे तो हमारी मुलाकात होती रहती है। और किसान आंदोलन के दौरान भी लगातार ये बयान आए और मेरे कार्यक्रम पे एक नहीं कई बार माना राकेश टिकैत ने कि हां, हमने तो पिछली दफा बीजेपी को वोट दिया था, इस दफा हम नहीं देने वाले हैं, पर अब गैर राजनीतिक बना रहे हैं। उसी कड़ी में एक और दिलचस्प बयान आया राकेश टिकैत का कि गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें जीतना चाहिए क्योंकि मजबूत विपक्ष भी चाहिए। तो यह कंफ्यूजन फैलाने के लिए है या बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी थी वो थोड़ी कम होती दिख रही है क्या जमीन पर, इसीलिए संभल संभल कर अब बयान देने लगे दोनों टिकैत बंधु? उधर 2 दिन बाद विश्वासघात दिवस मनाने निकल पड़ेंगे किसान नेता, खुद राकेश टिकैत।
लखीमपुर खीरी जाएंगे कि वहां पर अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। अजय मिश्रा टेणी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें अभी बर्खास्त नहीं किया गया। अरे किसान रौंद दिए गए, तो किसानों को इंसाफ नहीं मिला है। केस वापसी को लेकर, एमएसपी को प्रभावी बनाने को लेकर 31 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर, उत्तर प्रदेश के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। तो एक तरफ पीछे पैर खींचते हुए दिख रहे हैं किसान नेता, दूसरी तरफ दबाव बनाने की भी राजनीति। इसके परिणाम क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, यह लाख टके का सवाल है अपने आप में। और इसी कड़ी में खास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी आज नजर डालने वाले हैं। कुल मिलाकर 136 सीटें, और पिछली दफा यहां पर बीजेपी ने 103 सीटें जीती थी। पहले चरण में 58 में से 53 सीटों पर विजय दर्ज की थी बीजेपी ने। अब यहां पर जो 36 बिरादरियों का भाईचारा था, वो भी टूटा था 2013 में। उसका फायदा हुआ था बीजेपी को। वो फिर से बरकरार हो गया है क्या? इसी पर बैंक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपना गठबंधन बनाकर। लेकिन बीजेपी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रखा है, हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जब पहली लिस्ट जारी की गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, तो कहा कि हम अपराधियों, माफियाओं या दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। यह अखिलेश यादव का स्पष्ट संदेश है। यह आरोप लगाया गया, क्या फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई थी, लोग अपने मकान बेचकर जाने लगे थे, क्या उस दिन को लाने के सपने देखने लगे हो? अखिलेश जी, इस लिस्ट से आप यही संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों को उम्मीदवार बना दिया। इसमें नाहिद हसन का नाम सबसे ऊपर आता है। कैराना में इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो गए। हाजी यूनुस, अमरपाल शर्मा, मदन भैया, असलम चौधरी। पर यह तो बीजेपी के आरोप है। अब चुनाव आयोग जो आचार संहिता एक बंदिश लगाती है कि आपने जितने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं, वो जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, और की गई। और इसमें दिलचस्प बात क्या है, 109 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी की है। इनमें से 107 पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की लिस्ट की बात कर रहा हूं। इनमें से 37 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 37 के खिलाफ। इसमें सुरेश राणा भी शामिल हैं, जो गन्ना मंत्री हैं, थाना भवन से फिर से उम्मीदवार हैं। और सुरेश राणा हो या संगीत सोम हो या भारतेंदु सिंह हो, ये तमाम ऐसे लोग थे, इन पर दंगे के आरोप थे 2013 के, जो मुजफ्फरनगर दंगे थे। और पिछले साल 27 मार्च को एक लोकल कोर्ट ने इनके खिलाफ जो ये दंगे, जो आरोप लगाए गए थे, वो वापस ले लिए थे। उसके बावजूद 37 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, और समाजवादी पार्टी के 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पर बड़ा सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जो यह बयानबाजी हो रही है, फिर से हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी के किसान इसे करेंगे परेशान। अभी तक तो कयास ये थे बीजेपी को, लेकिन जो थोड़ा पीछे अपने बयान खींच रहे हैं, उससे चिंता का सबब विपक्षी खेमे में भी हो सकता है क्या? और पश्चिमी यूपी में फिर हिंदू मुसलमान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं, यूपी में 7 चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी बयान भी आया है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सकारात्मक लग रहा है, लेकिन चुनाव 7 लड़ पाएंगे या नहीं, और उसके बाद रुख और रवैया कितना सकारात्मक रहता है, यह देखने वाली भी बात होगी। जेडीयू के प्रधान महासचिव खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, केसी त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं सुधींद्र भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और किसान आंदोलन के बड़े चेहरा और जो 5 व्यक्ति चुने गए थे कि अब सारी बातें सरकार से ये 5 लोगों के जरिए ही होगी, उनमें से एक युद्धवीर सिंह मेरे साथ हैं। तो युद्धवीर, इस बार यूपी में किसान किसे करेगा परेशान? संदीप जी, आपने बहुत बातें बताई। देखिए, हमारा आंदोलन जो चल रहा था 19 दिसंबर को जो था 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लेने की घोषणा की और आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो हम सरकार से करना चाहते थे और जिस पे सहमति बनाए बगैर हम उठना नहीं चाहते थे। उन बातों को लेके एक सहमति बनी और 11 तारीख में वो आंदोलन खत्म हुआ। 11 दिसंबर में सरकार ने ये वायदा लिखत में एक पत्र लिख के किया था कि जितने भी मुकदमे, चाहे वो राज्य सरकार के हैं केंद्र सरकार के हैं, वो तत्काल प्रभाव से वापस लेने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी और एमएसपी पे एक कमेटी बनाई जाएगी। और अन्य छोटी मोटी बातें थी, लेकिन ये मुख्यतः ये था। और शहीदों के जो मुआवजे की बात थी उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा था और मेंशन किया था कि ये 4 राज्यों से तो बात हो गई है, सिद्धांत इनकी सरकारें तैयार हो गई हैं और बाकियों को भी एक सलाह दी जाएगी इस विषय को लेके। ये बातें तय होके और आंदोलन 11 तारीख को खत्म हुआ पिछले महीने। हमने उसी दिन जब आंदोलन समापन किया था तो ये तय कर लिया था कि 15 जनवरी को हम समीक्षा करेंगे, सरकार ने अपने वायदे जो किए थे उस पे कितना अमल किया, सरकार क्या रवैया क्या। 15 तारीख की बैठक में जब हम सब इकट्ठा हुए तो जहां से चले थे वहीं खड़े। सरकार ने आंदोलन समापन के बाद ये समझ लिया कि अब तो आफत टल गई है और अब इस पे सोचने विचारने की या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सरकार उन इश्यूज पे बिल्कुल साइलेंट होकर सो गई सरकार। 15 तारीख की समीक्षा में ये बातें आई और लोगों में रोष था उस बात को लेके, और लोगों ने ये कहा कि सरकार की ये वायदा खिलाफी है, सरकार ने धोखा दिया है ये हमको। एक आंदोलन का समापन हमने उन पे भरोसा करके किया था और उन्होंने सरकार तो फिर सरकार को तो आप अभेदान दे रहे हैं। किया गया पश्चिम बंगाल में आप भी थे, वहां पर मैं गया था, हम साथ गए थे नंदीग्राम, आप ही की गाड़ी में बैठ के गया था, मैंने आपका और राकेश का इंटरव्यू भी किया। तब तो वोट की चोट की बात करते थे, और आज आप पहले समाजवादी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद कहते हैं कि अरे भाई आशीर्वाद लेने आ जाओ, हमें तो बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवारों का भी स्वागत है। पूरा तो कर लूं। हाँ। संदीप जी, उस बात को पूरा कर लूं जो कह रहा था। हाँ। उसमें यह तय किया गया कि 31 को हम वायदा खिलाफी दिवस मनाएंगे और 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी रहेगा अगर सरकार इस पे कुछ नहीं करती है तो। वो संयुक्त मोर्चे का फैसला, बीकेयू का फैसला नहीं है, और संयुक्त मोर्चे का बीकेयू एक घटक है। और आपको संदीप जी मैं ध्यान दिला दूं, संजीव बालियान जिस दिन गया मिलने, उससे पहली शाम को एएनआई को नरेश इंटरव्यू दे चुके हैं कि वो मेरी गलती थी, मैं ज्यादा आगे बढ़ गया, और वो आपके चैनल ने उस इंटरव्यू को चलाया। संजीव के जाने से नरेश जी ने अपने बयान को नहीं बदला। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। जाने से पहली शाम को एएनआई का इंटरव्यू, आप वादा खिलाफी दिवस मनाने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ सरकार के साथ आजकल आपका रुख और रवैया बड़ा सकारात्मक हो गया है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं।
नहीं, और नहीं, खुद ऐसा- कह रहे ऐसा हैं कि बिल्कुल 15 ऐसा तारीख नहीं को है। अगर हमने समीक्षा सकारात्मक की, होता सरकार तो- ने कुछ नहीं, हम तो जस के तस हैं, 11 दिसंबर वाली स्थिति में हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल वही कहा हमने। और हमने ये भी कहा, उसको भी मेंशन करो ना, हमने उस दिन ये भी कहा है कि 1 तारीख से मिशन यूपी जारी रहेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है। कोई उसमें अगर प्रगति नहीं होती है तो 1 तारीख से मिशन तो यूपी 1 जारी तारीख रहेगा। से ये अभी तो ठीक कह रहे बात हो है। जो हम आएगा सीधे आशीर्वाद तौर लेने पे हम किसी- आशीर्वाद दे देंगे, सबका स्वागत है। फिर वो स्वागत बंद हो जाएगा, स्वागत कार्यक्रम बंद हो जाएगा अरे 1 फरवरी से। वो एक 84 के चौधरी भी हैं, और चौधरियों के यहाँ आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। वो किसी पार्टी के विषय में उन्होंने ये स्वीकारा है कि मैं आगे बढ़ गया, मुझे किसी दल विशेष की बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे यहाँ तो सभी पार्टियों के लोग आते हैं, मैं आशीर्वाद देता रहता। वो तो एक आम किसान है। लेकिन संयुक्त मोर्चे का संदीप जी निर्णय है 1 तारीख से मिशन यूपी जारी हो जाएगा। अगर सरकार तो ने अपने बीजेपी ने वायदों पे मैनेज कर अमल लिया है नहीं किसान किया तो नेताओं ये को, आप निश्चित लोगों है। को मैनेज कर ये लिया है। फैसला है संयुक्त। नहीं, आप मैनेज कर लिया। हम कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, 1 तारीख से आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो मैनेज होने की कहां से बात आ गई, बताओ संदीप जी। नहीं, आप तो वोट की चोट की बात करते थे ना, मैं आपके पुराने ऐसा बयान कुछ नहीं है। आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर गलत कर रहा हूं तो बताइए। नहीं, हम जब संदीप जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक समझौता जब हमारा हो गया था, अगर समझौते को लेके हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई आंदोलन जीवी वाली बात को सत्य करें, प्रधानमंत्री की बात को कि आंदोलन जीवी है हम तो हमारी इश्यू थे। और एक समझौता जब हमने कर लिया, बिटरे हम नहीं कर रहे हैं, सरकार उसको बिटरे कर रही है, तो निश्चित तौर पे हम वोट की चोट करेंगे। ये हमारा निर्णय है। हम कह रहे हैं मिशन यूपी जारी रहेगा। तो ये अभयदान जो लेकिन अगर दिया वो है, अपने अभयदान वादों शब्द का को इस्तेमाल पूरा कर रहा लेते हैं, हूं, ये अभयदान 1 फरवरी तक का है। आज हम 19 जनवरी में बैठे हुए हैं। 1 फरवरी 31 को हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा। विरोध दिवस के रूप में हम उसे मनाएंगे, और 1 तारीख से हमारा मिशन यूपी शुरू हो जाएगा। वो 1 तारीख तक सरकार को है कि वो अपने वायदों को या तो पूरा कर दे, वरना वोट की चोट होगी। हमारा पहले रवैया था वही रवैया रहने तो वाला, वरना वोट की चोट होगी। वो बिल्कुल निश्चित तौर पे होगी। तो अभी बिल्कुल फिलहाल के निश्चित लिए तौर पे। फौरी राहत में शब्द इस्तेमाल कर लूं गुरु, आप लोगों को किसान आंदोलन को लेकर 12 दिन की टाइमलाइन सेट कर रहे हैं यहां पर युद्धवीर सिंह। संदीप जी, इस प्रश्न पे हम आएंगे, लेकिन एक चीज जो आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा था, और खास करके ये दंगों के विषय में जो आपने कहा था कि दंगा और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये समझ में नहीं आता है ये किस प्रकार का नैरेटिव चल रहा है। मतलब एक असत्य को कितनी भी बार बोला जाए वो असत्य ही रहेगा, वो इमेजिनरी रहेगा, वो कल्पना रहेगा। मेरे सामने सितंबर 19, 2012 का इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे पिछली बार, तो उनके 6 महीने के कार्यकाल में 7 दंगे हुए थे। कोसी कलान जून 1, 2012 4 लोगों की हत्या हुई थी। प्रतापगढ़ जून 23, 2012, बरेली जून 22, 2012, लखनऊ 17 अगस्त 2012। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये नैरेटिव क्या है। दंगे किसी के शासनकाल में होते हैं, दंगाई किसी पार्टी में होते हैं, उनको अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखना। आप 2012 की बात करते हैं, 2014 की बात करते हैं, 2017 के पहले कौन से दंगे हुए थे संदीप जी? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कौन से दंगे हुए थे? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बाइनरी ये जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। अभी 21वीं सदी में मुझे लगता है प्रोग्रेस की, परफॉर्मेंस की, नीतियों की बात नहीं होनी नहीं, चाहिए। ये तो बयान आपके खुद के उप मुख्यमंत्री के है ना, ये मेरा नैरेटिव नहीं है। मैंने इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, हम अपराधियों, माफियाओं या दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, ये अखिलेश यादव का स्पष्ट संदेश है। फिर वो कहते हैं कि आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो क्या? फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई थी, लोग अपने मकान बेचकर जाने लगते थे, क्या उस दिन को लाने के सपने देखने लगे हो? तो इसमें गलत क्या है संदीप जी? ये उनके शासनकाल में नहीं हुआ था क्या? अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगे जिनके शासनकाल में हुए, जिनके सानिध्य में हुए, जिनके संरक्षण में हुए, दंगाई जिस पार्टी के सदस्य हैं, तो ये तो हमें स्मरण करना ही चाहिए। उन दंगों के आरोपियों में क्या संगीत सोम, क्या उन दंगों के आरोपियों में सुरेश राणा,
भारतेंदु सिंह, इनके नाम नहीं थे और इनके खिलाफ केस वापस किए गए? आरोपी होना, दोषी होना और वास्तविकता में क्या होना, ये कोर्ट में विचाराधीन है। ये अच्छा। कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट को कहें तय तो करने वो सही दीजिए। है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि नहीं, आप नहीं, ये इस नैरेटिव से मुझे समस्या है संदीप जी। देखिए, चलिए, दंगा हुआ उस विधानसभा चुनाव के दौरान, उससे बाद भी कौन सा दंगा हुआ? 19 के लोकसभा चुनाव में हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला, 2017 में इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसको दंगा से जोड़ करके अनावश्यक क्यों देखना है? इसीलिए इस नैरेटिव से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूं। आपकी अपनी राय है, ये नैरेटिव आपको यदि चलाना है चलाइए, लेकिन इस नैरेटिव से सवाल देखिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ना, 23 करोड़ जनता ताल्लुक रखती है। एक सेकंड देखिए गुरु, सवाल मैं सबसे पूछूंगा। जब आप दंगों की, अपराधियों की, दंगाइयों की बात करते हैं तो ये 109 आदमियों की जो आपने सूची जारी की है, उसमें से 37 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। मैं सबके नाम भी गिन सकता हूं, उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा। ब्रजेश सिंह रावत देवबंद से, सुरेश कुमार थाना भवन से, मुकेश चौधरी नकुड़ से, बाबूलाल फतेहपुर सीकरी से, ये तमाम लोग हैं। आपकी वेबसाइट से निकाले, कहीं और से नहीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अब हम बोल लें, एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक बहुत ही प्रतिष्ठित थिंक टैंक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 56 में से 28 मंत्रियों में क्या मामले चल रहे थे? हत्या के मामले चल रहे थे, रेप के मामले चल रहे थे। निश्चित रूप से क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एक इशू है, लेकिन वो क्रिमिनल है ही क्या? ये न्यायिक प्रक्रिया पे छोड़िए, कुछ तो काम जुडिशरी को छोड़िए ना, जुडिशियल प्रोसेस उनको तय करने दीजिए। ठीक है, पर जो मेरा मूल सवाल देश की जनता पे, उत्तर प्रदेश की जनता पे पूरी निष्ठा है। किसान आंदोलन के थोड़े बदले सुर आपको राहत दे रहे हैं क्या? पर क्या ये फौरी राहत साबित हो सकती है? दो सवाल जोड़ रहा हूं संदीप जी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम किसान, उसमें हमारे आंदोलनरत किसान भाई भी आते हैं। हमने उनके लिए जो किया है, हम उस आधार पे चुनाव में जा रहे हैं। मेरे सामने आंकड़ा रखा हुआ है, आप इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लगभग 2,54,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश में मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का ऋण माफ हुआ है। एमएसपी के मामले में, हर मामले में आप देखिए, चीनी मिलों के मामले में देखिए, गन्ना किसानों के मामले में देखिए, आप आज पारदर्शिता आई है। जो शुगर मिल्स बंद पड़े हुए थे, उनका आधुनिकीकरण हो रहा है। तो हम इस काम के आधार पर जा रहे हैं। गन्ना किसानों को जो भुगतान हुआ है वो रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। आप बसपा का शासनकाल देखिए, सपा का शासनकाल देखिए, वर्तमान का शासनकाल देखिए। हम इस रिकॉर्ड पे जा रहे हैं कि हमने काम क्या किया है किसानों के लिए, इस आधार पे हम चुनाव में जा रहे हैं। और ठीक है, कैसी त्यागी साहब, किसानों के लिए काम किया है, इस रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। जो आंकड़े गुरु ने बताया, मैं उन्हें कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं, पर दूसरी तस्वीर भी सामने रख दूं। 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है किसान, 74,171 रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 15 साल में हो गया, क्योंकि उसे एमएसपी पर खरीदी नहीं मिल पा रही है। किसान सम्मान निधि 2004 महीने में मिलते हैं, उससे ज्यादा तो उसके डीजल का खर्चा बढ़ गया, जितनी डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो किसानी की नाराजगी मैनेज कर ली है क्या बीजेपी ने? नहीं, इतना तो फर्क संदीप जी हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा समय तक किसान धरने पर बैठे रहे। उनके लोगों के बीच में से 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। उन्होंने वो तीनों मौसम जो अपने खेतों में गुजारते हैं, जाड़ा, बरसात और गर्मी, वो तीनों सड़क पे गुजारे। और 1 साल तक जैसे उनका कोई सुनने वाला नहीं है भगवान के अलावा, ऐसे उनकी उम्र गुजरी। मैं इस बात के, मैं किसी आंदोलन का इसलिए भी समर्थक हूँ चूँकि मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन से हुई थी। लिहाजा उनकी तकलीफ़ों के बारे में ये कोई एक पार्टी का भी सिलसिला नहीं है संदीप जी, और न 7 साल की बर्बादी है। इतना मैं बीच में ज़रूर कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथी मित्र से, युद्धवीर सिंह से, कि राजनीतिक दलों
से जितनी दूरी बना करके रखोगे उतना ही ये आंदोलन बड़ा बनेगा, व्यापक बनेगा और सर्वग्रह बनेगा। जिस दिन किसी भी राजनीतिक दल के साथ दिख जाओगे तो आप भी अनटचेबल हो जाओगे। मैं बहुत इज्जत के तो साथ, लगता है आपकी सलाह मान रहे हैं ना, दूरी अब सबसे बना ली, अब कह रहे हैं सबको आशीर्वाद दे देंगे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। पहले तो वोट की चोट की बात करते थे, अब युद्धवीर कह रहे हैं 1 फरवरी को देखेंगे वोट की चोट। फिलहाल के लिए तो अभेदान है। ऐसा है कि इनकी जितनी मांगे हैं प्रधानमंत्री ने स्वीकार की हैं, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन वो कागजों पे ना रहें, वायदों की शक्ल में ना रहें। इसलिए नरेंद्र तोमर जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि अब जब ये आंदोलन भी वापस हो गया है और आपने मांग भी सारी स्वीकार कर ली हैं, उस पर क्रमबद्ध कार्यक्रम के तहत एमएसपी वाला भी मामला, कानूनी वाला भी खत्म करो, सबके मुकदमे वापस करो और जो शहीद हुए हैं उनके घर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि जाकर के सम्मान निधि, कोष नहीं सम्मान निधि देकर के आए। यहां से शुरू करना चाहता हूं। पर 11 दिसंबर और से जो 19 आपने जनवरी कहा- हो गई, सवा महीने से ज्यादा हो गया, अभी आगे कुछ पहल नहीं होती दिखी है। बल्कि मैं इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हिंदू मुसलमान फिर से हो रहा है, इस सवाल पर मैं कायम हूं, क्योंकि 36 बिरादरियों का यह इलाका है। इसमें जात पात नहीं आती, किसान 36 बिरादरियों से आते हैं। तो क्या फिर से यहां पर हिंदू मुसलमान, खास जाट मुसलमान होता दिखेगा और फिर कि जी नुकसान तो हुआ नहीं और देखिए लोगों ने इतनी वोट दे दी, किसानी आंदोलन तो खत्म, ये भी साथ साथ चल रहा है क्या? नहीं संदीप जी, हम तो जिस आंदोलन से निकल करके आए थे, चाहे वो समाजवादी आंदोलन था या चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाला किसान आंदोलन, हम ना किसी को डरा के वोट मांगते नहीं थे, ना धमका के वोट मांगते थे। और एक ऐसा व्यापक भाईचारा था किसान जातियों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ी जातियों का। हमें उस जमाने में इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने नहीं थी। हालांकि हम कांग्रेस पार्टी पर, जो उस समय मुख्य शासक दल था, उस पर मल्याना कांड का आरोप लगाते थे, मुरादाबाद का लगाते थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी दंगे कराती थी। कांग्रेस पार्टी के राज में दंगे होते थे, हमारा गुस्सा उनके प्रति रहता था। हम किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तकरीर, हिंसा फैलाने की और वोट के लिए करने की किसी भी तिकड़म के किसी मेरा भी सवाल बड़ा पक्षधर सीधा नहीं है और आप समझते हैं, आप क्योंकि इतने मचौर हैं और अंदर तक समझते हैं खेल को। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं केसी त्यागी, किसान आंदोलन और हिंदू मुसलमान आपस में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, किसानों की जो व्यापक एकता है, मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं, वो मंडल के बाद टूटी भी थी। चौधरी चरण सिंह का जो लोकदल था उसमें जाट भी थे, ठाकुर भी थे, गुर्जर भी थे, त्यागी भी थे, राजपूत भी थे और पिछड़ी जातियों की किसान जातियां थी। जब लोकदल का बंटवारा हुआ, मेरे मित्र सुधीन भदौरिया बैठे हुए हैं, लोकदल के बंटवारे ने जाटों का अलग कर दिया और गैर जाटों का, यादवों के नेतृत्व में मुलायम सिंह जी का अलग कर दिया। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। तो किसान एकता टूटी भी है, फिर मंडल में टूटी है वो, चूंकि जो किसान जातियों में ना जाट आए और मंडल का सबसे ज्यादा विरोध जाटों ने किया, चाहे हरियाणा में या पश्चिमी यूपी में। त्यागी नहीं थे उसमें, गरीब ठाकुर नहीं थे। हालांकि सरकार ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनका भी 10% का आरक्षण करके उस धार को कुंद जरूर कर दिया है जो आरक्षण विरोध की। तो किसानी एका टूटती है क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। अनुराग भदौरिया, जो आप बड़े मुतमईन घूम रहे थे, किसानों का फायदा हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लठ गाड़ देंगे, झंडा फहरा देंगे, थोड़ा माहौल बदल रहा है क्या? देखिए संदीप जी, एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि किसानों के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है, किसान भूला नहीं है। किसानों को जो रौंदा गया है, किसान कैसे भूल जाएगा संदीप जी? और रौंदने वाले को किस तरह से सम्मान मिला है। उसके पिताश्री अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ नहीं कहती है। 700 किसानों की मौतें हुई है, क्या किसान भूल जाएगा? जिसके परिवार के, हमारी आपकी माँ बहनें विधवा हुई है, क्या भूल जाएगा? जिसके बच्चे अनाथ हुए भूल जाएगा? जिस माँ का बेटा चला गया वो भूल जाएगा? 13 महीने तक किसान इस तपती हुई धूप में
और सर्दी बारिश में बैठा रहा, किसान भूल जाएगा। किसान वोट के माध्यम से बदला लेगा, ये आप याद रखिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। पर किसान की को जो जगह आप खालिस्तानी- हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं क्या? नाहिद नहीं, हसन हमने को तो ही हिंदू- आपको टिकट देना होता है। 29 उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, 19 आरएलडी के, 10 समाजवादी के, 10 में से 6 आप मुसलमान उम्मीदवार उतारते हैं। देखिए आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्गों को लेकर साथ चलती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। हम तो समाज के हर वर्ग, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबका सम्मान है और सबको साथ लेके हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश की यही तो खासियत है कि उत्तर प्रदेश हमेशा आगे बढ़ा है विकास के रास्ते से, नफरत के रास्ते से नहीं, जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी बात करेंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक बार भी महंगाई के ऊपर में नहीं बोलेंगे कि डीजल पेट्रोल की महंगाई क्या रही इतने दिनों में। एक बार भी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे किस तरह से किसानों की रौंदा गया। एक बार भी नहीं बोलेंगे कि महंगाई से कितने लोगों ने आत्महत्या की, नहीं बोलेंगे। ये भी नहीं बोलेंगे कि बेरोजगार जब यहाँ पे रोजगार मांगने गया तो उसके कैसे लाठियों से स्वागत किया गया। पर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि नाहिद हसन, उन्हें ही कैराना से खड़ा किया जाता है, हाजी यूनुस को बुलंदशहर से आरएलडी का उम्मीदवार बनाया जाता है। बहुत ही कम 23 मुकदमे दर्ज हैं। असलम चौधरी पर 5 साल में भड़काऊ बयान देने के 6 मुकदमे दर्ज हैं। धौलाना से आपका उम्मीदवार होते हैं। आपसे एक बात मैं सीधी सीधी पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पे, इनके मुख्यमंत्री 5 साल से एक ही बात चिल्लाते रहे, उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहेगा, और अपराधी रहेगा तो उसकी जगह कहां होगी, ये बोलते थे ना। तो आप ये बताइए, कोई बड़े अपराधी थे तो उत्तर प्रदेश में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपसे मैं पूछता हूं, क्योंकि इसके मतलब कानून, आप ही कह रहे थे कि ये अदालत तय करती है कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, वो तो सजा अदालत देगी। जब अदालत सजा देगी, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने संगीत सोम पे अपने मुकदमे वापस किए कि नहीं किए, आप बता दीजिए। सुरेश राणा पे इन्होंने मुकदमे आपराधिक वापस किए कि नहीं किए, आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे थे या नहीं थे, आप बता दीजिए। दंगे से लेकर कौन कौन से मुकदमे नहीं थे, उन्होंने वापस किए कि नहीं किए। डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे थे कि नहीं थे, वापस किए कि नहीं किए। 117 विधायक ऐसे थे जिसमें संगीन आपराधिक मुकदमे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। यहाँ पे अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, 25,000 का इनामी अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि यही तो बात गुरु प्रकाश पूछ रहे थे। 58 मंत्रियों में से कितने लोगों के ऊपर, और वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आंकड़ा बता रहे थे, 50% से ज्यादा मंत्रियों पर ही आपराधिक मुकदमे थे 2012 से 2017 के बीच। मैंने आपसे क्या बोला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपराधिक मुकदमे थे, जो उत्तर प्रदेश चला रहा था उसके ऊपर क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम जो इन्होंने बनाया था उस पर आपराधिक मुकदमे थे, जो अपने कलम से वापस ले रहा था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलना, अपनी गलती दूसरों पे थोपना, चोर मचाए शोर, चोरी खुद करते हैं, शोर मचाने लगते हैं। जैसे इनके ऊपर उंगली उठने के पहले 37 इनके कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आपराधिक मुकदमे, जिन्होंने टिकट दी है, उसके बारे में कोई सवाल ना उठा पाए, इसलिए दूसरों पे उंगली उठाना पहले शुरू कर दे, पहले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, समाजवादी ने अपराधी दे दिया, समाजवादी ने अपराधी दे दिए। आपके कौन है? सुरेश राणा, दंगा भड़काने का आरोप, संगीत सोम, दंगा भड़काने का आरोप, और आपने उस पे सरकार ने उसके ऊपर से मुकदमे हटाने की बात की। मुकदमे हटाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहां का न्याय है? तो ठीक है, सुधींद्र भदौरिया, थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हो जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण की अगर हम बात करें, किसान तय करेगा किसकी बनती है सरकार, या हिंदू मुसलमान होने वाला है, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा? दरअसल देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, और दोनों ही काफी जमाने से एक साझा संस्कृति की उनकी विरासत रही और रहे भी हैं। मैं ये भी कहूंगा कि अपवाद स्वरूप कभी कभी जरूर टकराव पैदा हुआ, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इतनी बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान रहते हैं, सन 47 में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गए, और मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो वहीं रहा। उन्होंने अपना वतन माना इसको, और हिंदुओं ने और उन्होंने मिलके भिन्न, जैसे गन्ना किसान हैं उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, अन्य जगहों पर
ज्यादातर बुनकर हैं या अन्य पेशों में लोग हैं, पर यहाँ पर दोनों हैं एक साथ। और मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर कुछ ताकतें और वो हर तरफ हैं, जहां आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब चीज जानते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े अन्य पुराने लोग हैं और उसी इलाके के लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले हमारे मित्र और बड़े भाई त्यागी जी भी हैं, और वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि यहाँ पर कुछ ताकतें जरूर ये कोशिश करती रहती हैं और वो संकीर्ण धर्म को और संकीर्ण बनाने की कोशिश करती हैं, संकीर्णता की अति जो पराकाष्ठा है वहां तक ले जाने की कोशिश करती हैं। पर कुछ हमारी मिट्टी में ऐसा है कि हम लोग मिलकर रहते हैं और तमाम उसके बावजूद सरकारों में सभी के मैं कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश तक ही न सीमित रखा जाए तो ये धर्म के टकराव होते रहे हैं और धर्म के टकराव पे बहुत बड़े बड़े टकराव हुए हैं। कोई कह दे कि हम अछूते रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री 4 बार बहन मायावती जी रही। आप किसी से यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता हैं या विश्लेषक हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, उन दौरों में कभी भी हिंदू और मुसलमान का टकराव नहीं हुआ है और वहां पर दोनों लोग सामूहिक तौर पर, हमारी सरकारें सबके साथ रहीं, सबके साथ मिलके भी बनी, पर हमने कभी टकराव नहीं होने दिया। और नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका भी है जहां आप समाजवादी से ज्यादा मजबूत रहे हैं। पिछली दफा भी चाहे आप 2 सीटें आपके खाते में, 2 समाजवादी के खाते में गई, 58 में से 53 तो बीजेपी जीत ले गई थी, लेकिन दूसरे नंबर पर बसपा थी 30 जगहों पर। तो आपको लगता है कि वो जो एक भाईचारा इस इलाके की खासियत थी वो बरकरार हो पाएगा? मेरा सवाल बिल्कुल हमने केवल उस समय ही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव में भी देखिए तो हमारे हिंदू सांसद जीते और मुसलमान भी कई सांसद जीते इस इलाके से। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको और समाजवादी पार्टी को भी लगभग 20% वोट मिला था। इस बार अभी तो जो चुनाव की मशीन है उसमें बंद होगा, 10 तारीख को पता चलेगा कौन किसके साथ है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि किसान उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो चाहे पूरब का हो, चाहे वो गन्ना किसान हो, क्योंकि पूरब में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, यहाँ पर कम गन्ना किसान नहीं रहते हैं, जितने यहाँ रहते हैं लगभग उससे थोड़े कम ज्यादा वहां पे भी रहते हैं इन जिलों में। आलू के हैं, फिर इसके साथ साथ गेहूं और धान के हैं। ये सारे किसान जानते हैं कि सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकारें बनी तो गन्ने का भाव जो 125 रुपया क्विंटल था, मुलायम सिंह जी छोड़ के गए, हमने 250 रुपए तक ले जाके किया, जो किसी ने नहीं किया। हमने नहीं, किसानी की तो अब सब बात करने लगे हैं अभय दुबे, लेकिन जो ये किसान आंदोलन है इसकी सफलता और असफलता, एक सेकंड सर, इसकी सफलता असफलता चुनाव से भी, यूपी के चुनावी नतीजों से भी गाहे बगाहे जुड़े हुए हैं ना। बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करती है, वो कहेगी देखिए किसान तो नाराज था ही नहीं, है तो मुट्ठी भर किसान थे। बीजेपी को नुकसान होता है तो विपक्ष कहेगा देखिए किसानों की बात की अनदेखी की गई। किसानी कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों से जुड़ गया है ना। देखिए संदीप चौधरी जी, मैं त्यागी जी से ना इत्तेफाकी रखते हुए देश के 15 करोड़ किसान परिवारों से यह आग्रह करना चाहता हूं, राजनीति के नजदीक जाइए, भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप चाहते हैं कि तीनों क्रूर काले कानून वापस नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसानों का सर फोड़कर लहूलुहान नहीं किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। आप अगर चाहते हैं कि किसानों के रास्ते में कील और कांटे नहीं बिछाए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें रोंद कर नहीं मारा डाला जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप चाहते हैं कि धान 2500 रुपए, गेहूं 2500 रुपए मूल्य का समर्थन मूल्य हासिल करना हो तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप चाहते हैं 400 रुपए क्विंटल उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप देश में चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का कानून बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अगर आप चाहते हैं समर्थन मूल्य का कानून, अभय दुबे, आपने क्यों कानून नहीं बनाया? 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, 2014 तक एमएसपी की बात, C2+50 की बात आपने क्यों नहीं लागू की?
संदीप चौधरी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जहां तक बार बार भारतीय जनता पार्टी की ये बात उठाती है तो इनको 9 फरवरी 2015 का शपथ पत्र देखना चाहिए सर्वोच्च अदालत का, जो मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने कहा स्वामीनाथन आयोग की 204 सिफारिशें जो थी उसमें से 175 कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2014 तक हूबहू लागू कर दी। आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में। उसमें उन्होंने लिखा है, उनके 8वें पन्ने पर 3रे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि यह आवश्यकता इसलिए अब पड़ रही है समर्थन मूल्य की, जो आप आज बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह क्रम बंद करना चाहिए कि जब फसलें आने वाली हो तो सस्ती फसलें इंपोर्ट करना बंद करें, प्राइसेस क्रैश होती है और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाते। ये बात सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट में कही कि मोदी सरकार दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में बेच रही है जब किसानों की फसलें आने वाली तो प्राइसेस क्रैश हो जाती। 2 महत्वपूर्ण लोगों ने यह बात कही। मेरे पास आपने जो कहा था, प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी 2016 को बरेली की रैली में कहा था, किसान भाइयों 5 साल दो, मैं आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। अभी सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या आमदनी रह गई? आपने बताया अभी 27 रुपए प्रति किसान की प्रतिदिन की आमदनी रह गई। दूध वाले किसानों की 16 रुपए आमदनी रह गई। 74,000 रुपए का कर्ज हो गया। ये आज हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है कि आमदनी 2 गुना नहीं, दर्द 100 गुना दिया मोदी जी ने। उस पुस्तक में हमने प्रामाणिक रूप से सारे दस्तावेज लगाए, मोदी सरकार की सारी रिपोर्ट। उसमें बताया कि इस 2020-21 में चना खरीदा गया 5.31%, मसूर खरीदी गई 0.002%, मूंग खरीदी गई 8.65%, तुअर खरीदी गई 0.26%। हर एक कमोडिटी का दिया है और C2+50 का फॉर्मूला भी दिया है। प्रधानमंत्री जी बहुत लुधियाना की रैली में बोलते थे, तो यही तो आप आंकड़े देंगे, उतने ही लंबे आंकड़े गुरु प्रकाश ने गिनवाए भी और भी गिनवा देंगे कि एमएसपी पर खरीदी कितनी बढ़ा दी गई है, किसान सम्मान निधि दी गई, नीम कोटिंग हो गया, किसानों के लिए अब बिजली की दरें आधी कर दी। 1 मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल ये है, जो मूल सवाल था और आपने एक लंबा शुरुआती संबोधन किया अभय दुबे, क्या किसानों की समस्याएं किसान आंदोलन का अस्तित्व और यूपी के चुनावी नतीजे जुड़ गए हैं? बीजेपी जीत जाती है तो वो क्या वाहिद तरीके से ये कह पाएगी, जायज तरीके से ये कह सकती है कि देखिए हमने जो किसानों के लिए किया था उसी के चलते हमें वोट मिल गया? देखिए, आज मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसलिए किसान बेतहाशा परेशान है कि 25,000 रुपए हेक्टेयर लागत बढ़ा दी मोदी जी ने डीजल की कीमत में, कीटनाशक खाद सबकी वृद्धि में। आज देश के किसान भाइयों से कहता हूं, किसान भाइयों याद रखो, अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत गई तो ये मानकर चलना कि तीनों कृषि के क्रूर काले कानून वापस आ जाएंगे। ये मानकर चलना कि 50,000 मुकदमे जो फर्जी किसानों पर लगाए वो वापस नहीं होंगे। ये मानकर चलना कोई समर्थन मूल्य का कानून इस देश में बनने वाला नहीं है। यह निर्णायक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे किसानों की आजीविका की जीत है। इसको मूल मंत्र बना लीजिए। उस चुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और कुछ सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले थे। ठीक है, केसी त्यागी साहब, आपकी बात से ना इत्तेफाकी करते हुए जो बातें कही अभय दुबे ने, आपका रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, मुझे अपने विद्वान मित्र अभय दुबे जी की किसी बात को मैं नहीं काटना चाहता। कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव प्रचार होगा, ये जनसभाओं के भाषण है मेरे मित्र अभय दुबे जी की। मैं तो सिर्फ किसान नेताओं को और किसान संगठनों के लिए मेरा निवेदन है। कांग्रेस पार्टी इससे भी ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान जो संगठन है, खासतौर से हमारा जो BKU है, इसके संस्थापक की पहली किताब पर एक कॉपी आपके पास भी है जो अभी तक लौटा ही नहीं है। उसमें पहले पन्ने लौटा ही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। आपने एक वादा किया था, वो वादा आपने पूरा नहीं किया और उस पर ब्याज भी लूंगा अभी। अच्छा खैर, उसमें ठीक है, उसके पहले पन्ने पे लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन का किसी राजनीतिक दल से और चुनाव की राजनीति से कोई वास्ता नहीं होगा। तो मैं अभय दुबे जी को नहीं, अपने प्रिय मित्र युद्धवीर जी से कहना चाहता हूं कि वोट के सौदागरों से दूर रहो, किसान आंदोलन चलाओ। हमारे जैसे लोग जो एनडीए में हैं वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप इनके साथ खड़े दिखाई दोगे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी,
आपकी रेस्पेक्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक और है। आपको टिकैत साहब को ना प्रधानमंत्री बनना ना मुख्यमंत्री बनना, इनके राजनीतिक फैसलों के औजार आप मत बनिए। मेरा तो निवेदन अपने किसान, ठीक है, आपकी बात समझ गया। तो गुरु देखिए, मोटी बात यह है, जो 12 दिन का एक स्पेस दिया है किसान आंदोलन ने, आपने अपनी चीजें गिनवा दी, क्या क्या किया है किसानों के भले में, उनके हित के लिए। लेकिन क्या ये अभी तलवार अटकी हुई है? और इसी क्या यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने जारी कर दी, लेकिन अजय मिश्रा टेणी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, दबंग भी हैं, उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है? बीजेपी ने नहीं बनाया। संदीप जी, ऐसा है कि मतलब मुझे हंसी भी आती है जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक सांस में इतनी झूठ बोल देते हैं। मतलब जिनके समय में कृषि के बजट का आकार मात्र 23,000 करोड़ था, जो आज 1.25 लाख करोड़ है, इतने लंबे वादे करते हैं, इनको रात को नींद कैसे आती मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो आंकड़ों के साथ बैठा हूं, धान पे, गेहूं पे, दाल पे 5 गुना से लेकर के 10 गुना से लेकर के 25 गुना तक की बढ़ोतरी। नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है किसानों की, वो नाराजगी दूर करने के लिए अभी 12 दिन है। मेरा सवाल ये था संदीप जी, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि ये सरकार गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की और किसानों की सरकार है। और उसी दिशा में हमने काम किया है और उसी काम का फल स्वरूप है जो हमें जनादेश के माध्यम से भारी आशीर्वाद मिल रहा है। हम लगातार काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। हमें पूरा भरोसा अपनी नीतियों पे, हमें पूरा भरोसा अपने नेतृत्व पे, हमें पूरा भरोसा है अपने काम पे। ठीक है, आपको अपने नेतृत्व, अपने काम पर भरोसा है। अनुराग भदौरिया, देखिए, ये बात मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार बदलाव होने जा रहा है। किसान भी समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि वो किसान जानता है कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान कर सकती है, किसानों की पार्टी है। और जहां तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात है, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जनता का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को प्राप्त है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है, खासकर यूथ को, कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उनके सम्मान की बात करेगी, उनके रोजगार की बात करेगी, उनके हित की बात करेगी। और नहीं, सम्मान की तो खैर सब बात करने लगते हैं जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, पर स्टार प्रचारकों में अजय मिश्रा टेणी का ना होना, क्या आपको लगता है सरकार आपकी सारी बातें मान जाएगी 1 फरवरी तक? युद्धवीर सिंह, देखिए, सरकार मान जाएगी ऐसा तो हमने दावा नहीं किया, लेकिन संदीप जी, हमने अपनी तरफ से समय दिया ताकि लोगों में एक ये ना जाए कि किसान भी जाति कर रहे हैं और किसान भी कहीं राजनीति कर रहे हैं। एक जो प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया होती है, किसान तो सामाजिक उस ताने बाने के तहत रहता, वो एक समय इनको दिया गया। मैं आपको एक बता दूं, ये गुरु पर हमारे जो स्वामी जी इनके हैं प्रवक्ता, ये आंदोलन के चलते चलते जो डेवलपमेंट हुई है वो बता दूं, अडानी कैपिटल एसबीआई में आ गई है। एसबीआई अडानी कैपिटल को पैसा देगा, वो किसान को फाइनेंस करेगा। एक डेवलपमेंट हो रही है, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया से समझौता हो रहा है जिसमें डेयरी शामिल है। डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट का फ्लो, वो फ्री ट्रेड एफटी हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जितने भी वो एनएससी, नेशनल सीड कारपोरेशन को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा, जो किसानों को अच्छे प्रमाणित और सस्ते बीज मिलते थे, वो प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। ये अभी की डेवलपमेंट बता रहा हूं, 1 महीने की। और तो मतलब अभी भी आप सरकार को चिता रहे हैं और आपने 12 दिन का वक्त दिया है। तो मोटी बात यह है, हम खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, किसान की गूंज सुनाई देगी, हिंदू मुसलमान होगा, किस ओर जा रहा है चुनाव, और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, आप किस तरफ ले जाना चाहेंगे, इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। वोट डालना हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। नमस्कार।